Assalamu alaikum. Good morning, all of you. दोस्तों, मेरी एक पहली वीडियो बिहार डीएलएड इंट्रांस के लिए बन चुकी है और उसमें मैंने वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ाने की कोशिश की थी। मैंने 30 क्वेश्चन उसमें से आपको कल वीवीआई चुनकर पढ़ाया था और उन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिए, वरना यहाँ से पढ़ लीजिए, वरना आप क्या है पछताएंगे। आपकी स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे इस वीडियो को भी यूट्यूब पर देखें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। जैसा कि मैं आपको बताया कि उसमें 25 नंबर का क्वेश्चन बिहार डीएलएड इंट्रांस में उर्दू का पूछा जाता है और उसमें जो वीवीआई क्वेश्चन है, कल तकरीबन 150 में से मैंने 30 वीवीआई क्वेश्चन को निकाला था और छांट कर अलग किया था। और आज भी मैंने उतना ही मेहनत कर 30 क्वेश्चन के तकरीबन 30 क्वेश्चन यानी 30 सवालों जवाब को मैंने छांट कर निकाला है। इंशाल्लाह इस दोनों वीडियो को आप देख कर जाइएगा, एग्जाम में फ़ायदा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह इन्हीं सब चीज़ों से आए। तो चलिए हम आपको अब क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और मैं ये बताया था आपको कि गाइड वगैरह में सिर्फ एक ऑप्शन दिया जाता है, बस जैसे दे दिया कि इसका ये जवाब है, बात खत्म। हम जो आपको क्या करेंगे, अलग से चारों ऑप्शन का जो है चीज़ों को बताएंगे कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। चारों का ऑप्शन का भी मतलब बताएंगे, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन को भी जानना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव क्वेश्चन को भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोनों को आप जान लीजिएगा तो आंसर, सही आंसर तक आपकी रेसाई हो जाएगी और आप सही आंसर तक पहुंच जाइएगा। देखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन है और डीएलएड में सबसे ज्यादा उर्दू ग्रामर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, काश तुम मुझे पहले मिल जाते। यह जुमला किसी जमाने से ताल्लुक रखता है। ये किसी नहीं, किस जमाने से ताल्लुक रखता है। क्या है, किस जमाने से ताल्लुक रखता है। ये क्या है, किस जमाने से ताल्लुक रखता है, यानी काश तुम मुझे पहले मिल जाते। यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है, यानी काश, ख्वाहिश जाहिर की जा रही है कि काश तुम पहले मुझे मिल जाते। तो बताए ये किस जमाना से ताल्लुक रखता है, हाल से, मुस्तकबिल से, माजी मुतलक से, माजी तमन्नाई से। नंबर 1 में माजी तमन्नाई है और हाल से, मुस्तकबिल से। इसमें थोड़ा सा 1 2 का थोड़ा सा इसमें बदल गया है, लेकिन आप इसको ABCD की तरह मान लीजिए। हम चलते हैं बाएं हिस्से से दाएं की तरफ। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। तो हाल होगा कि मुस्तकबिल होगा, माजी है, मुतलक है, माजी तमन्नाई है। इसमें कौन सा है, ABCD। इसको यू मान लीजिए, आप एग्जाम में जैसे आता है आसान वाले की तरह। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए और इसको D मान लीजिए। ये तो आपके एग्जाम के हिसाब से हो गए आसान से। टाइपिंग में थोड़ा नंबरिंग आगे पीछे हो गया है, लेकिन कॉमन चीज है, आप समझ सकते हैं। तो काश तुम मुझे पहले मिल जाते, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है। तो हाल कहते हैं
जो मौजूदा जमाने को यानी प्रेजेंट के बारे में बतावे, तो यह है नहीं, काश तुम मुझे पहले का लफ्ज है, क्या है, पहले का लफ्ज है, पहले मिल जाते। मुस्तकबिल बोलते हैं आने वाले जमाने को यानी फ्यूचर टेंस, ये भी नहीं है। माजी मुतलक, माजी मुतलक कहते हैं जो गुजरा हुआ जमाना हो और यह ना पता हो कि अभी गुजरा है या कब गुजरा है। माजी तमन्नाई, आपका सही आंसर माजी तमन्नाई होगा। क्यों होगा माजी तमन्नाई? ये आपका बेस्ट आंसर इस वजह से होगा कि माजी तमन्नाई कहते हैं कि गुजरे हुए जमाना में किसी ख्वाहिश यानी आरज़ू वगैरह इच्छा जाहिर की जाए, तो यह आपका जो सही आंसर होगा यह आपका माजी तमन्नाई हो। दूसरा में है आपको क्वेश्चन में है जज्बा की जमा क्या होगी। जज्बा आपको मैं बताया था, जमा कहते हैं एक से ज्यादा को, यानी प्लुरल को हम क्या कहते हैं, जमा कहते हैं। एक से ज्यादा को क्या कहते हैं, जमा कहते हैं। प्लुरल को हिंदी में बहुवचन हो गया का जिन बातों, जिन दियों, जज्बात और मजजूब, तो आपका सही आंसर होगा जज्बा की जमा आती है, यानी आपका 1 2 3 4 है, आपका सही आंसर होगा जज्बात। बता दिए है 1, या एग्जाम में ABCD आप ऐसे भी फर्ज कर सकते हैं, तो जज्बा की जमा होगी जज्बात। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम में वाहिद जमा मुज़क्कर मुन्नस, इसको भी बहुत पूछा जाता है, मुतजाद को भी। फलक की जमा क्या होगी, यानी एक लफ्ज फलक है, फलक का मानी आता है आसमान, फलक का जो मीनिंग आएगा वो आपको आसमान के आते हैं। क्या आते हैं, फलक का मीनिंग आसमान, क्या आते हैं, आसमान। और उसी की जमा क्या होगी, उसकी जमा क्या होगी बताइए। उसकी जमा फलकियात होगी, मफलूक होगी, फलेक होगी, अफलाक होगी। इसकी सही जमा क्या होगी? तो फलक की जमा जो आती है वो आपको अफलाक, क्या है, आंसर नंबर आपका 4 होगा, यानी ऑप्शन आपका डी कहलाए। अब इसी में है क्वेश्चन नंबर 4, दर्जा ज़ैल में इसमें मारिफा यानी खास कौन है। दर्जा ज़ैल में इसमें मारिफा, यानी इसमें मारिफा बोलते हैं खास को ही, यानी करके खास कौन है। इसमें मारिफा को, नकरा को हम इसमें आम भी कहते हैं और मारिफा को हम इसमें खास भी कहते हैं। तो दर्जा ज़ैल में इसमें मारिफा यानी खास कौन है। नंबर 1 आदमी, इंसान, अंबेडकर, जानवर। इसमें खास आपको प्रॉपर नाउन हो गया, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इंसान, आदमी तो जनरल हर कोई आदमी है, कॉमन है। इंसान भी वही चीज है, बहुत सारे लोग इसमें आ जाएंगे। आपको जानवर में बहुत सारे जानवर है, शेर है, चीता है, तो ये भी आपको आम हो गया। और अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जो नाम है, जिन्होंने भारत के संविधान को, आइन को लिखा है, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हो जाएंगे आपके लिए खास। क्या हो जाएंगे, खास। तो इसमें मारिफा, दर्जा ज़ैल का मतलब बता दिए हैं। दर्जा ज़ैल का मतलब मंदरजा ज़ैल, दर्जा ज़ैल सब का मतलब होता है नीचे दिए गए। तो सही आंसर आपका अंबेडकर होगा, ये इसमें खास है। अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्या आते हैं, अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। डिस्प्ले पर है, इसे हम और साफ कर देते हैं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी वगैरह ना हो। ये देखिए, जो वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। उसे खिताब कहेंगे, लक़ब कहेंगे, कुनियत कहेंगे कि खास कहेंगे, क्या कहेंगे। अब समझिए, खिताब जो है वो आपको हुकूमत की तरफ से मिलता है,
लकब जो है आवाम की तरफ से, कोई आदमी अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, कहता है फलाना का लड़का शेर है, तो क्या मतलब वो शेर हो गया? अभी कोई बहादुरी वाला काम किया है इसलिए उसका नाम शेर रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया उसका? शेर रख दिया गया। तो ये भी आप समझ गए। कुन्नियत जो माँ बाप की तरफ से नाम या रिश्तेदार की वजह से दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। और लास्ट में हो गया खास। इसमें खास जो किसी खास चीज को बताए, तो चारों ऑप्शन में से वो नाम जो किसी अच्छाई या बुराई की वजह से आवाम की तरफ से दिया जाए वो आपको लकब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपको लकब कहलाएगा। यानी आंसर 2 होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, यानी छठा क्वेश्चन। रोशन कमरा में रोशन क्या है? पूछ रहा है रोशन कमरा। रोशन का मतलब होता है उजाला। रोशन का मतलब क्या होता है? उजाला। तो रोशन कमरा में रोशन क्या है पूछा जा रहा है। इसमें आला है, इसमें आला है, इसमें ज़र्फ है, इसमें सिफत है। सिफत का मतलब इसमें सिफत भी कह सकते हैं, फ़िल है। रोशन कमरा में रोशन क्या है? अब इसमें आला बोलते हैं जिससे धारदार चीज, औजार वगैरह की चीजों के चीज हो, तो वो तो है नहीं। इसमें ज़र्फ जो जगह या वक्त को बताए, तो रोशन कोई जगह या वक्त को बता नहीं रहा है। उसके बाद आइए सिफत कहते हैं जिससे किसी किस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। तो यहाँ अच्छाई बुराई की यहाँ एक खूबी की बात बताई जा रही है। जैसे रोशन, रोशन क्या है? एक बात बताई जा रही है। और फेल कहते हैं काम को, तो यहां काम बताया नहीं गया, इसलिए आपका राइट आंसर सही जो होगा वो 3 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, जैद आम खाता है, इस जुमला में खाता है क्या है? जैद आम खाता है, इस जुमला में खाता है क्या है? फाइल है, फेल है, मफूल है, इसिम है? बताइए आप लोग क्या है। तो इसमें जो है जैद आम खाता है, इस जुमले में खाता है क्या है? फाइल कहते हैं काम करने वाले को। इंग्लिश में इसको समझिए हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये हो गया आपको वर्ब। इसी तरह मफूल हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और इसिम हो जाएगा आपको नाउन। अब इसको इंग्लिश में लिख दिया क्या, आपको थोड़ा समझने में आसानी भी होगी। फाइल सब्जेक्ट को यानी कर्ता को, जो काम करने वाला है उसको कहते हैं। फेल काम को, इंग्लिश में उसको वर्ब कहते हैं। मफूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया और इसिम नाउन हो गया। तो कहा जैद आम खाता है, इस जुमला में खाता है क्या है? सिर्फ इसकी बात की जा रही है। खाता है, इस जुमला में खाता है क्या है? तो खाता है, सोता है, हंसता है, रोता है, ये जो चीजें भी हैं ये आपको फेल में आएगा। इसलिए आंसर नंबर आपका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर आपका क्या होगा? 2 आंसर होगा। और यही क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कल मैं मुशायरे में जाऊंगा, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? क्या है? यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? ये किस है?
कल मैं मुशाहरे में जाऊंगा, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? यानी कल मैं बाजार जाऊंगा, इस शब्द को देखिए, इस लफ्ज को देखिए, कल मैं बाजार जाऊंगा, तो कल या नहीं सॉरी, कल मैं मुशाहरे में जाऊंगा या बाजार जाऊंगा, जो चीजें हैं, तो ये आपको मुस्तकबिल होगा आंसर। सही आंसर क्या होगा? आपको मुस्तकबिल होगा। क्यों? क्योंकि माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को जो गुजर जाता है, हाल कहते हैं जो भी मौजूदा जमाना चल रहा है, और मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले जमाना को, और माजी तमन्नाई कहते हैं ऐसा जमाना जो गुजर चुका हुआ उसमें ख्वाहिश रखता है। तो कल मैं मुशायरे में जाऊंगा, या इस तरह का कोई लफ्ज आ जाए कि कल मैं बाजार जाऊंगा या कल मैं स्कूल जाऊंगा, इस तरह का, तो ये मुस्तकबिल होगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है आपसे, ये फेले मुस्तकबिल कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। नशेब की जिद क्या होगी? नशेब की जिद क्या होगी? फराज, बुलंदी, जाहिर, वसी। कहता है कि जमीन नशेब फराज है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो बुलंदी तो होगी नहीं, जाहिर है नहीं, वसी है नहीं, तो नशेब की जिद जो होगी वो आपको सही आंसर क्या होगा? फराज। 10वां क्वेश्चन है, दर्जा झैल में से इसमें नकरा वो यानी इसमें आम कौन है? इसमें नकरा यानी आपको कॉमन नाउन हो गया, कौन है? जानवर, घोड़ा, बैल या यह सभी? ऑप्शन में पूछ रहा है कि इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन कौन है? जानवर है, घोड़ा है, बैल है, ये सभी। जानवर आम ही है, हर तरह के जानवर आ जाएंगे। घोड़ा है आपको, तो घोड़ा में कई तरह का है, ईरानी घोड़ा है, हिंदुस्तानी घोड़ा है, घोड़ा लाल भी है और दूसरे भी कलर का, व्हाइट भी मान लीजिए या भूरा कलर का होता है। बैल है, बैल में भी कई तरह के बैल है, बाज बैल देहात के होते हैं और बाज बैल गुज्जर भी होते हैं, उसमें भी कई चीज़ें हैं। तो बैल, पूरा बैल मुराद है, तो आंसर क्या होगा आपका? जानवर होगा, घोड़ा होगा, बैल होगा, या राइट आंसर आपका क्या होगा? यह सभी। चौथा में क्या होगा? आपका आंसर होगा यह सभी, इसमें आपका सब हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11वां क्वेश्चन है, झैल में साबका वाला इमला कौन सा है? यानी साबका वाला चीज पूछ रहा है। आपको मैंने साबका और लाहिका कल के वीडियो में भी समझाया था और बताया था कि साबका किसे कहते हैं। नहीं, जो हर्फ या लफ्ज किसी मुफरद कलमा में आकर, शुरू में आकर उसका हिस्सा बन जाए, उसे हम साबका कहते हैं। और वो लफ्ज जो किसी मुफरद, वो हर्फ या लफ्ज किसी कलमा में आकर उसके आखिरी का हिस्सा बन जाए, उसे हम लाहिका कहते हैं। उसी को इंग्लिश में हम सफिक्स और प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं इसमें जो उसके सही आंसर के लायक है। ये 72 है, बाकायदा है, बा तीर है, और इनमें से सभी। अब देखिए, तो आपका जो पहले लगा हो, तो यहाँ जो है इसमें बा लगा हुआ है, ये पहले ही है। बाकायदा में यहाँ भी बा लगा हुआ है, पहले है। बा तीर में भी यहाँ भी बा लगा हुआ है, पहले ही। इसलिए आपका आंसर जो होगा ये आंसर 4 होगा, यह सभी होगा। अच्छा, साबका में ये कैसे पता करें कि ये बाद में लगेगा ये पहले में लगेगा? आप ये भी कह सकते हैं कि सर आप ये बा कर रहे हैं, हम खतर को या बाकायदा में हम कायदा को ही मानेंगे कि बाद में लगा है, लाइका हो सकता है। तो अल्फाज की सेटिंग देखिए, जैसे एक लफ्ज है, मिसाल के तौर पर, ये बहुत हम पॉइंट की बात समझा रहे हैं, ये चीज़ें आपको दूसरी जगह बहुत मुश्किल से नहीं मिलेगी, बहुत दिक्कत होगी। जैसे बा अदब है, कोई बा अदब है,
अब देखिए इसको उल्टा कीजिए, अदब बा, ये अदबवा क्या है, कोई शब्द नहीं है, कुछ बनेगा ही नहीं। तो पता चला कि कभी भी जो इसकी सेटिंग होगी वो पहले ही आकर होगा, ये वाला क्या होगा आपका गलत हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो अल्फाज की सेटिंग ऐसी होती है, जो पहले बैठ जाता है लफ्जों के अंदर, जिसका मैच कर गया तो वो आपको पहले आने वाला लफ्ज है तो वो आपको साबका कहलाएगा, और जो बाद में आने वाला लफ्ज है वो आपको लाहिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाहिका कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फेले नहीं की पहचान बताइए। यानी फेले नहीं कौन है। सबसे पहले हम जानते हैं कि फेले नहीं क्या है। फेले नहीं कहते हैं जिससे किसी काम के न करने का हुक्म दिया जाए, यानी उसके अंदर नकारात्मक हो, यानी मना किया जाए। और फेले अम्र कहते हैं जिसमें किसी काम का हुक्म करने का ऑर्डर दिया जाए। अब यहां देखिए, तू आ, तुम सब आओ, तू मत जा, कोई नहीं। तो तू आओ तो ये फेले अम्र हो गया, इसमें हुक्म दिया जा रहा है। तुम सब आओ, तो तुम सब आने की बात अगर इसमें चल रही है तो गया कि इसमें भी एक तरीके का हुक्म दिया जा रहा है। और तू मत आ, पता चला यही इनकार वाला जुमला है, इसलिए यही आपका सही आंसर होगा। यही आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। आपको लोगों को भी माशाल्लाह तरीका पता हो गया होगा हल करने का। हम थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जरा आप लोग भी देखिए स्क्रीन पर और खुद से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि पता चले मुझे कि आपको भी ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं। उम्मीद है कि स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा होगा, और माशाल्लाह जो मैंने हल करने का तरीका आपको बताया है, अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा होगा। आइए, फेले माजी की कितनी किस्में हैं, जरा इसको समझते हैं। फेले माजी की शुरू में जो ग्रामर की किस्म बची है, एक इस्म है और एक फेल की भी लंबी बहस है। देखा जाए तो इन दोनों की चीजों में ग्रामर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको बहुत आएगा इस्म से, और फेल की भी बहस एक लंबी बहस है। फेल की शुरू में किस्में जो है 3 हैं। आपने माजी, हाल और मुस्तकबिल यानी जमाना की 3 किस्में आपने पढ़ा होगा। फिर जो माजी है कि फेले माजी की कितनी किस्में हैं, तो फेले माजी की तकरीबन 6 किस्में हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, हर एक का 4-4 है। लेकिन उर्दू में माजी की ही 6 किस्में आती है, यानी जो पास्ट टेंस है उसकी 6 किस्में आती है। माजी करीब है, माजी बाईद है, माजी शकिया है, माजी नातमाम है, माजी तमन्नाई है और एक माजी मुतलक है। यानी 6 किस्में आती है। तो आपका जवाब 2, 4, 5, 6 होगा नहीं, सही आंसर आपका होगा 6।
क्वेश्चन नंबर 14 है, गालिब ज़ैल में से किसकी मिसाल है? गालिब, असदुल्ला खां गालिब इनका पूरा नाम है, उसमें से गालिब बताया गया है किसकी मिसाल है? तखल्लुस कहते हैं जिससे आदमी अपने शेर व शायरी की दुनिया में एक कोई पसंदीदा नाम इख्तियार कर लेता है। कुनियत कहते हैं जो माँ बाप या रिश्तेदार की तरफ से नाम रखा जाए। लक़ब कहते हैं जो अवाम की तरफ से मिल जाए। खिताब कहते हैं जो हुकूमत की तरफ से मिल जाए। तो गालिब पूरा अपना नाम लिखते हैं असदुल्ला खां गालिब, इसलिए तखल्लुस जो होगा इनका वो आपको जो है गालिब तखल्लुस है, इसलिए ये वाला आंसर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या आते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, नाम रिश्ते की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? अभी डिफाइन करके हर एक को बताया था। तखल्लुस कहते हैं जिसमें शायरी में पसंदीदा नाम, खिताब जो हुकूमत की तरफ से, लक़ब जो आवाम की तरफ से, और कुनियत जो माँ बाप। तो रिश्ता या माँ बाप ये ताल्लुक होता है, ये माँ बाप का जो ताल्लुक होता है वो रिश्ते ही की बिना पर होता है, इसलिए आंसर आपका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 में चलिए, वह नज़म जो 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? जी, इस बात को बहुत समझ लीजिए। डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में आप इसिम और फेल का बड़ी आसानी से जवाब दे दीजिएगा, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है अक्सर जो कैंडिडेट होते हैं एग्जाम देने वाले उनसे नहीं हो पाता रहता है। तो इस चीज को आप डीपली समझ लीजिए बेहतरीन से, और इंशाल्लाह मैं इसको बढ़िया से डिफाइन करके आपको समझाता हूं। वह नज़म जो 5-5 मिसराओं पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? अब मिसरा और शेर समझिए। जैसे मैं आपको एक शेर लिख देता हूं। न कर अब देखिए देखिए साथियों, इसको समझिए। जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वो नज़म नज़म ये दोनों मिलकर इसका पहला जो हिस्सा है वो आपको मिसरा कहलाएगा। जो फर्स्ट है वो आपको मिसरा क्या कहलाता है? मिसरा। और दोनों मिल गया तो एक शेर हो गया। क्या हो गया? एक शेर कहलाएगा। अब पूरी शेर जैसे 8 शेर, 10 शेर, 20 शेर, इस तरह अगर मिल जाएगा शेर तो आपको वो नज़म बन जाता है। यानी शेर का पहला हिस्सा ये मिसरा कहलाएगा। ये दूसरा हिस्सा है, जैसे कि मैंने लिख दिया है, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जाए। शायर ने क्या करा है कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा,
मिलेंगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता है। तो इसमें आपको एग्जाम का भी हो गया नहीं कि आप अगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो आप तकदीर में मुकद्दर में शिकवा शिकायत मत कीजिए कि हम इम्तिहान में पास होंगे कि या नहीं होंगे। इसलिए शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा कि न तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेंगे खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता है। यानी आप अगर मेहनत कीजिएगा तो आपको मंजिल क्या है, मिल ही जाएगी। तो ये शेर का जो पहला हिस्सा हो गया मिसरा का, तो ये एक हिस्सा ये मिसरा कहलाएगा और ये आपका दूसरा हिस्सा ये आपका दूसरा मिसरा कहलाएगा। यानी एक लाइन जिसको आप बोलते हैं और दोनों मिलकर आपका शेर हो गया, कई शेर मिलकर आपको नज़म हो गया। वही क्वेश्चन में कह रहा है कि वह नज़म जो पांच मिसराओं पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? मुसल्लस, क़त्अ, रुबाई, मुखम्मस। क्या है? मुखम्मस। मुसल्लस बोलते हैं जिसमें 3 शेर हो। क़ता ये रुबाई की तरह, क़ता और रुबाई को समझिए, रुबाई 4 मिसरा शेर होता है और क़ता उसी तरह की कोई खूबी की बात की जाती है। मुखम्मस कहते हैं जिसमें 5 नज़म हो। क्या है? मीम खे मीम सिन, मुखम्मस। तो वह नज़म जो 5 मिसराओं पर मुश्तमिल हो उसे हम क्या कहेंगे? तो मुखम्मस कहेंगे। देखिए दोस्तों, इसी को समझाने के लिए ये मैंने पूरा शेर लिखा और इतना प्रक्रिया में गया। आप गाइड में देखिएगा तो इस तरह का डिफाइन, इस तरह का तफसील से आपको डीएलएड की गाइड में उर्दू में नहीं मिलेगा, सीधा डायरेक्ट आंसर मिलेगा। इसलिए ये हमारा वीडियो बहुत कीमती है, आप इसको सुनिएगा, इसको पढ़िएगा। एग्जाम से पहले दोनों वीडियो इंशाल्लाह आप लोग देख के जाइएगा, आपका इंशाल्लाह एकदम हल होगा और सॉल्व भी होगा। चलिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। वह नज़म जो 6 मिसराओं पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? ये बता दिया, नज़म है, कोई 4, कोई 6 है, कोई 5 है, इस तरह का है। तो कहा कि अगर 6 मिसरा पर हो तो मुखम्मस कहलाएगा कि मुसल्लस कहलाएगा या मुसद्दस कहलाएगा या क़ता। मुखम्मस 5 शेर को बता दिए हैं, मुसल्लस 3, क़ता रुबाई की तरह लगभग ये भी होता है, 4 शेर का होता है। अब मुसद्दस जो है आपको मुसद्दस हाली बहुत मशहूर है। तो आपका आंसर राइट, जो आपका आंसर होगा वह आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 में है, वह नज़म जो 3 मिसराओं पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? यानी ऐसा शेर है जो 3 मिसराओं पर मुश्तमिल है, यानी 3 मिसरा करके लिखा गया, वो क्या कहलाएगा? रिशत, रिहाई, क़त्अ, मुसल्लस। आपको बता ही दिया कि मुसल्लस कहते हैं जिसमें 3 शेर हो। यह आपका आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ की मिसाल है। इसमें ज़र्फ बताया जिसमें जगह या वक्त दोनों की चीज़ों का चर्चा हो, जिक्र हो, उसको हम इसमें ज़र्फ बोलते हैं। जैसे रात है, शाम है, सुबह है, इनमें से सभी। तो कौन होगा? रात, शाम, सुबह। देखिए ये वक्त को बताता है। आपको बताया इसमें ज़र्फ की 2 किस्में। पहले इसको हम आपको तोड़कर बेहतरीन से समझाते हैं। इसमें जो ज़र्फ है इसकी 2 किस्में हैं। इसमें ज़र्फ की 2 किस्में हैं। एक है ज़र्फ़े मकान और एक है ज़र्फ़े ज़मान। ज़र्फ़े मकान जो है, मकान जगह से बना हुआ है, जो जगह को बताता है, और ज़र्फ़े ज़मान जो है ये वक्त को बताता है। तो रात, शाम, सुबह ये वक्त को ही बता रहा है। और ये क्योंकि ये दोनों किस्में आपको किस में आएगी? तो ये दोनों किस्में आपको ज़र्फ़ में ही आता है। किस में आता है? आपको ज़र्फ़ में ही। ये दोनों किस्में आपको देखने को किस में मिलेगी? ज़र्फ़ में ही। ज़र्फ़ का भले 2 भाग अलग बटा हुआ है लेकिन दोनों के आपको किस में मिलेगी? किस में? ज़र्फ़ के अंदर ही मिलेगी।
देखने को मिलेगा। इसमें मिलेगा, इसमें ज़र्फ के अंदर ही मिलेगा। इसलिए रात और शाम सुबह ऑप्शन होगा इनमें से सभी। ऑप्शन क्या होगा आपका? इनमें से सभी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़र्फ में जो जितना भी टाइम टेबल बताया गया है, वक्त बताया गया है, वो सब इसमें ज़र्फ के अंदर ही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दर्जा झैल में मुरक्कब लफ्ज कौन है? मुरक्कब कहते हैं जो दो लफ्जों से मिलकर बना। बारिश ये एक ही लफ्ज है, आबशार मिट्टी एक लफ्ज है, पानी है। आबशार जो है आब प्लस शार है, दो लफ्ज से मिलकर बना हुआ है। इसलिए आपका सही आंसर जो राइट आंसर होगा ये आपका कहलाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 21। झैल में कौन सा लफ्ज इसमें मुसग्गर है? झैल में कौन सा लफ्ज इसमें मुसग्गर है? झैल, मंदरजा झैल आपको बता दिया, दोनों जो नीचे मंदरजा झैल और झैल का माना ही होता है नीचे। कौन सा लफ्ज मुसग्गर है? बाग है, किताब है, अकाबिर है, किताबचा है। बाग पूरे पार्क को है तो वो तो बड़ा हिस्सा मुसग्गर होगा नहीं। किताब भी आपको पूरा हिस्सा है, वो होगा नहीं। अकाबिर हमारे बड़े लोग हैं, वो तो पूरा बड़े ही लोग हैं, तो इसे भी लफ्ज बता रहे हैं। किताबचा बोलते हैं छोटा छोटा, जैसे नोट्स वगैरह जो होता है ना, वो आपको किताबचा कहलाता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका 4 होगा। 22 में झैल में कौन सा लफ्ज इसमें मुकब्बर है? 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 मुकब्बर कहते हैं जिससे किसी इस्म की बड़ाई मालूम, और मुसग्गर कहते हैं जिससे किसी इस्म की क्या है? छोटाई मालूम। तो अब देखिए, राह है, शाह है, शाह राह है, इनमें से कोई नहीं। कहा कि राह माने रास्ता है, शाह माने बादशाह होता है, बड़ा का लफ्ज है, लेकिन शाह राह जो है ये बादशाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने पुराने चीज़ों में देखिएगा, वीडियो वगैरह में, अगर बहुत बादशाह तो कहता है शान साहब की सवारी आ रही है, यानी आली जा पनाह, ये सब बादशाह के लिए यूज़ किया जाता था पहले ज़माने में। इसलिए आपका जो आंसर होगा सही वो 3 होगा, शाहराह होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम आते हैं। इसमें है दर्जा झैल में कौन सा लफ्ज इसमें आला है? दर्जा झैल में कौन सा लफ्ज क्या है? इसमें आला है। दर्जा झैल में कौन सा लफ्ज इसमें आला है? इसमें आला जो धारदार चीजों को हो, तो यहाँ तलवार आपका धारदार चीज शुरू में ही है, ये तो बड़ी आसानी से आपको पकड़ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 में है, आपको दर्जा झैल में अहम इशारा चुनिए, यानी इशारा बताइए। तो वह सब, यह सब, वह, यह सभी, तो इसमें यह सभी होगा, क्योंकि वह से वह सब, यह सब, वह, यह लफ्ज जो भी है वो इसमें इशारा के लिए ही इस्तेमाल होती है। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? 4 होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 25। अहमद बाजार गया, इस जुमला में फाइल कौन है? अहमद बाजार गया एक जुमला है, अहमद बाजार गया ये एक जुमला है, समझिए। अब पता है कि अहमद बाजार गया, इसमें फाइल कौन है? फाइल आपको शुरू में ही बता दिए, इंग्लिश में भी बता दिए थे, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। कर्ता को, यानी जो करने वाला है वर्क वगैरह, उसको फाइल बोलते हैं। तो इसमें क्या है? लफ्ज अहमद है, बाजार है, इनमें से कोई नहीं है, तो अहमद ही, क्योंकि बाजार जाने वाला है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया? 26 में है कि जमाल का मुतरादिफ क्या है? जमाल एक लफ्ज है, और यहां पर जमाल आदमी नाउन मुराद नहीं है, बल्कि जमाल का माना खूबसूरती होती है। तो कहा जाता है कि आपको हुस्न व जमाल बहुत अच्छा है, या
किसी चीज की तरफ देखकर बोला जाता है कि उनको हुस्न जमाल, बड़ी खूबसूरती है, तो यहाँ पर हुस्न जो है आपको राइट आंसर होगा। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है आपका, हुस्न की हुस्न की जिद क्या है? हुस्न की जिद क्या है? आपको हसीना है, एहसान है, हसीन है, कुबह है। हुस्न यानी खूबसूरती, तो जाहिर सी बात है उसकी जिद उसका उल्टा होगा। तो यहां देखिए हसीना क्योंकि खूबसूरती में है, एहसान यह है नहीं, कुबह के माना आता है बुराई चीज, बुरी चीज, भद्दी चीज। तो हुस्न का मुतजाद क्या होगा? कुबह, कुबह होगा। क्या होगा? कुबह। अब क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर क्या है? 28 है। इल्म की जिद बताइए। जोहला है, जिहालत है, जिहल है, इल्मी है। जोहला जिसमें बहुत सारे जाहिल हो, तो वाही जमा की तरह तो है नहीं। जिहालत यानी आदमी बुराई में फंसा हुआ है। और जिहल इल्मी, तो जिहालत और जिहल इल्मी चीज तो होगी नहीं, इल्म से ही है। आपको जिहल और इल्म देखिए दोनों मैच करता है, इल्म और जिहल दोनों का वजन सही है, जिहालत नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जिहालत भी हो जाएगा करीब करीब, लेकिन बेस्ट आंसर आपका क्या होगा? 3 होगा। अब ये आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है ये आपका आखिरी है, 30 क्वेश्चन है लगभग। ट्वेंटी नाइन में है दर्जा झैल में इसमें आला कौन है? दर्जा झैल में 29 क्वेश्चन में क्या है? दर्जा झैल में इसमें आला कौन है? कल ही आपको बता दिया था कि जो औजार वगैरह या कोई ऐसी चीज जो जिसके जरिए वास्ता से, तो कब्रिस्तान, रमजान, यह सब है। कफ गिर, कफ मतलब होता है पकड़ने वाला हाथ से, और गिरफ्तार, गिर से गिर बना हुआ है पकड़ने वाला। तो ये पकड़ा जा रहा है कि एक तरह औजार ही की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आपका आंसर। 30वां क्वेश्चन है नबी की जमा क्या है? बहुत फेमस है। नबी की जो जमा है वो, नबी की जमा क्या है? अंबिया, अंबिया, नबियों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो जमा है वो अंबिया है। क्या जमा है? नबी की जमा अंबिया है, अंबिया। यही सही आपका क्या है? आंसर। ये आपका जो जवाब होगा वह आंसर 2 का। तो मैं आपको टीच एक्स्ट्रा ऐप यानी AEPS, इसका शॉर्ट में हो गया, इस पर पढ़ाते हैं। डीएलएड की तैयारी भी होती है और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से तैयारी होती है माशाल्लाह। डीएलएड इंट्रांस और डीएलएड 2 ईयर्स की तैयारी भी होती है। इसके डायरेक्टर जिम्मेदार हमारे गौरव सर हैं, और माशाल्लाह हम लोग की टीम है। मैथ, इंग्लिश और जितने भी विषय आपको डीएलएड में है, इंट्रांस प्लस 2 ईयर्स का यानी 2 साल का, जो लोग भी जिनका इंट्रांस मतलब आप पास कर जाइएगा और कॉलेज में आपका नाम हो जाएगा, आ जाएगा,
तो उसके बाद इस चैनल को टीच एक्स्ट्रा ऐप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 2 साल तक ऑनलाइन फ्री आपको कोर्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। 1 रुपया इंशाल्लाह आपसे नहीं लिया जाएगा। बस हमारे चैनल को आपसे यही दरखास्त है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको जो 2 इयर्स वाला जो है, यानी 2 साल का जो आपको कॉलेज में नाम आ जाएगा, तो आप इस चैनल से फ्री में सारा सब्जेक्ट आप पढ़ पाइएगा। ये आपके लिए बड़ी सुनहरा मौका है। आप ऑनलाइन अगर परचेज करते हैं तो बहुत महंगा पड़ती है, और यहाँ पर माशाल्लाह फ्री कोर्स है। आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और माशाल्लाह डीएलएड एंट्रांस उर्दू की भी तैयारी टीच एक्स्ट्रा ऐप पर कराई जाती है, और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से तैयारी कराई जाती है। और मैं बता रहा हूं कि मेरा अल्लाह का शुक्र है 12 साल का तजर्बा भी रहा है, और मैं मदरसा से भी फाजिल तक पढ़ाई किया हूं, और उर्दू से मैं पीजी भी मजरूर हक यूनिवर्सिटी से कर चुका हूं। और सीटेट वाले को भी यहाँ पढ़ाई होती है, बीपीएससी भी है, स्टेट भी है। सारी विषय की उर्दू भी अब यहाँ दस्तयाब है, मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। और मैं जो आप लोगों को पढ़ाया हूँ, इस चीज़ को आप देख कर जाइएगा। इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपको फुल क्वेश्चन टकराएगा और बेहतरीन तरीक़ा से, और इस क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। हमने सारी चीज़ों को इसमें आपको आसान तरीके से करा दिया है। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन मैंने 60 क्वेश्चन कराया है। तकरीबन लगभग 250 या 300 के आसपास क्वेश्चन में से छांट कर जो एकदम VVI है, जो उलझने वाला क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर हमारे साथी फंस जाते हैं कि कैसे वो हल होगा, उसका मैंने इसके अंदर उपाय भी बताया है। और वो सब क्वेश्चन का मैंने इसमें जवाब दिया है जो उमूमन गाइड वगैरह में नहीं दिया रहता है। गाइड में आपको ऑप्शन मिलेगा, मैंने चारों ऑप्शन को क्लियर किया है, उसका डिफिनेशन वगैरह सारी चीज़ों को बताया है। इसलिए अब मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उर्दू की भरपूर तरीके से मैंने तैयारी कराई है, और इंशाल्लाह अगले साल भी भरपूर तरीके से तैयारी कराऊंगा मैं। इसलिए जब तक मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह डीएलएड एंट्रांस एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर से कामयाब होइए। हमारी दिल से ये दुआ है। आप अगर कामयाब होइएगा तो हमें भी खुशी होगी माशाल्लाह कि मैंने जो पढ़ाया है, मेरे वीडियो को बच्चों ने देखा है, इसका फ़ायदा पहुँचा है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।